अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन? कल हमने बजटिंग पे अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट किया था और अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग उस पे हम बात कर रहे थे। और जो अप्रोचेस हमने कल डिस्कस कर ली थी उनमें फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट था, इंक्रीमेंटल बजट था, जीरो बेस्ड बजट था। जी, कोई सवाल? अच्छा, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स बजटिंग, कंटिन्यूअस बजटिंग। फोर्थ जो अप्रोच हमारी है दैट इज कंटिन्यूअस बजटिंग। अच्छा जी, कंटिन्यूअस बजटिंग जैसे नाम से जाहिर है कि आप हर वक्त, जिस तरह कहते हैं ना, हर वक्त हालत जंग में रहते हैं, तो ये कंपनियां ऐसी जो अप्रोच को फॉलो करती हैं वो हर वक्त हालत बजट में रहती हैं। कैसे? वो एक एनुअल बजट बनाएंगी लेकिन उसके 4 टुकड़े कर देंगे, यूजुअली 4 क्वार्टर्स में। अच्छा, लेकिन ये जो एनुअल बजट बनाया जाता है पूरी डिटेल में नहीं बनाया जाता, इसको हम आउटलाइन बजट कहते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का बजट डिटेल में होता है लेकिन बाकी 3 आउटलाइन होते हैं। आउटलाइन से मुराद उनकी बारीकियों में वर्कआउट नहीं किया जाता। मे बी आपने सेल्स वॉल्यूम का टारगेट रख लिया है, बाकी डिटेल्स आपने सरसरी सी वर्कआउट की हुई है। डिटेलिंग में भी नहीं गए कि आपने इन्फ्लेशन क्या होगी, प्राइसेस क्या होंगी, मटेरियल किस प्राइस पर लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा, वो भी डिटेलिंग नहीं थी। 1 क्वार्टर का डिटेल बजट बनाया जाता है, 3 क्वार्टर का आउटलाइन बजट बना लिया जाता है। और जब 1 क्वार्टर खत्म होता है तो उसके बाद सेकंड क्वार्टर का डिटेल कर लिया जाता है और साथ फिफ्थ क्वार्टर का आउटलाइन ऐड कर लिया जाता है। सो ये कंटिन्यूस बजट भी कहलाता है, इसको रोलिंग बजट भी कहते हैं कि बजट रोल करता जा रहा है कि 1 क्वार्टर माइनस होता है तो अगला क्वार्टर साथ ही ऐड हो जाता है। तो पहले 4 क्वार्टर का बजट बना जिसमें से एक डिटेल बजट है और 3 क्वार्टर आउटलाइन बजट है। हाँ, जब पहला क्वार्टर खत्म होता है तो उसके साथ ही हम सेकंड क्वार्टर का डिटेल बजट बना लेते हैं और फिफ्थ क्वार्टर का आउटलाइन बजट ऐड कर लेते हैं। इसका देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ दिस टूल, कंटिन्यूस बजटिंग को फॉलो करने का। पहला एडवांटेज, इट इज मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट इसलिए है कि आप सिर्फ 1 क्वार्टर का ही बजट बना रहे हो, तो आप जितने फ्यूचर के कम पीरियड के बारे में प्रिडिक्शन करोगे, जितने फ्यूचर के कम पीरियड के बारे में एस्टिमेट करोगे, उतने ही वो एक्यूरेट होंगे। जितना फ्यूचर के बारे में दूर जाते जाओगे, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, आपकी अंदाजे, आपकी एस्टिमेट्स इनएक्यूरेट होते जाते हैं। तो ये एक्यूरेट होता है बजट। देन चूंकि बजट एक्यूरेट है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बेहतर टूल हो गया। क्या आपने, हमने चूंकि बजटिंग में बात की थी ना कि इससे हम क्या करते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट से कंपेयर करके स्टाफ की परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो बजट जितना एक्यूरेट होगा, जितनी उसके टारगेट्स और इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शंस अच्छी होंगी, उतनी परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी अच्छी हो जाती है। और इसमें जो लास्ट एडवांटेज इसका है कि इससे बजटिंग एक्टिविटी एक सीरियस एक्टिविटी के तौर पे ली जाती है, क्योंकि पूरा एक डिपार्टमेंट यूजली डेडिकेट होता है जो कि बजटिंग प्रोसेस को परसू कर रहा है और थ्रू आउट द ईयर इदारे में टारगेट्स की बात होती रहती है। ये तो उसके एडवांटेजेस हो गए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज कॉस्टली, टू मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन बजटिंग प्रोसेस, क्योंकि पूरा साल ही बजटिंग होती रहती है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका बजटिंग में जाता है। और यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है, वर्कर्स में एग्री कि जी आप हमें टारगेट ही सेट कराते रहते हैं, काम करने के लिए टाइम भी तो दे। हर वक्त टारगेट ही सेट होता रहता है, एक्चुअल टाइम के लिए वहाँ पर टाइम ही कम बच जाता है, एक्चुअल वर्क के लिए वहाँ पर टाइम कम बच जाता है। दिस इज अ ड्रॉबैक कि आपका कॉस्टली है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जब टाइम ज़्यादा लगता है तो वन में आर्ग्यू कि भाई टारगेट सेटिंग पे तो बहुत टाइम लगा दिया, टारगेट अचीव करने के लिए टाइम कहाँ से आएगा।
सो ये भी एक इसका ड्रॉबैक रहता है जी। एनी क्वेश्चन? कंटिन्यूस बजट, हमें जितना ये कंटेंट नोट्स में लिखा नजर आ रहा है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा हमें इसको पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट अप्रोच इज परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट यूजुअली फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, या आपकी ये मेट्रो बस सर्विस है। मैंने इसी के रेफरेंस एग्जांपल दी हुई है। परफॉर्मेंस बजट में आप इदारे का कंप्लीट बजट नहीं बनाते, मतलब उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल उसके एसेट लायबिलिटीज बैलेंस शीट क्या होगी। परफॉर्मेंस बजट इज नॉट सेट इन दैट मैनर। परफॉर्मेंस बजट में यूजुअली, जैसे मैंने कहा, ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो आवाम की भलाई के लिए काम कर रही होती हैं, उनमें ये यूज किया जाता है। और ये यूज कैसे किया जाता है कि वहां की मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस टारगेट्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिना हॉस्पिटल को आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट उनका जो है, वहां पे टारगेट दे दिया गया उसके हेड को कि भाई आपने कॉस्ट पर पेशेंट अगले साल 200 रुपए में मैनेज करनी है। दिस इज योर टारगेट। सिमिलरली हमारी मेट्रो, आपको सबको पता है, सब्सिडी पे चलती है। मेट्रो को सीईओ को टारगेट दे दिया गया कि आपने ये सब्सिडी, जो पिछले साल हम 100 रुपया पर पैसेंजर दे रहे थे, अब आपने इसको 50 रुपए पर पैसेंजर पे लाना है। अब फॉर एग्जांपल, कॉस्ट पर पेशेंट 200 पे लानी है, एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है 300 हो, 200 गवर्नमेंट देगी, तो 100 रुपया कहाँ से आएगा? ये अब उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, वो जहां से मर्जी पूरा करे, वो प्राइवेट पेशेंट्स से पूरा करे वो पैसा, वो सीनियर डॉक्टर्स को शाम में क्लिनिक अलाउ करे, उनसे फीस शेयर ले, वो कि हॉस्पिटल में किसी एडवर्टीजमेंट करवाए, कैंटीन के ठेकेदार से पैसे ले। उसका काम है भाई, आपने, गवर्नमेंट ने आपको 200 रुपये पर यूनिट देना है। सिमिलरली मेट्रो बस के सीईओ को बता दिया गया, गवर्नमेंट ने आपको 50 रुपए पर पैसेंजर सब्सिडी देनी है। इससे ऊपर का जो मे भी एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है, यहाँ पे 100 रुपया पर पैसेंजर आ रही है, टिकट 20 रुपए की है, तो सब्सिडी तो 80 रुपए चल रही थी, तो गवर्नमेंट कहती है मैंने आपको 50 रुपए सब्सिडी देनी है। इसका मतलब अब ये सीईओ की परफॉर्मेंस है कि वो सब्सिडी को 50 रुपए में कैसे मैनेज करे गवर्नमेंट से। और उसके लिए, जैसे मैंने कहा, कि ये अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज की तरफ जा सकते हैं। बसों पे ऐड लगवाएं, अपने स्टेशन पे ऐड लगाएं, स्टेशन पे टकशप खुलवा कर उसको किराए पे दें, जहां से मर्जी पैसा पूरा करें। ये सीईओ का टारगेट है। सो परफॉर्मेंस बजटिंग में यूजुअली डिटेल बजटिंग नहीं होती, जो अमाउंट स्पेंट जो है पर यूनिट ऑफ सर्विस, उसका टारगेट रख दिया जाता है, और फिर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस उस पर जज की जाती है जी। एनी क्वेश्चन? ये हमारे सिंपल रिलेटिवली डिस्कशन हैं यहाँ पे टॉपिक की। अच्छा जी, लास्ट एस्पेक्ट हमारा ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स इन बजटिंग। ये एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग हमने डिस्कस कर ली, 5 अप्रोचेस की। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है कि बजटिंग प्रोसेस का ह्यूमन बिहेवियर्स पे, उनकी मोटिवेशन पे क्या असर आता है। तो इसमें हम 3 हेडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स में। एक बजटरी स्लैक, एक डिसफंक्शनल बिहेवियर, और एक बजटरी स्टाइल, जिसमें ये 2 फर्दर सब हेडिंग्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बजटरी स्लैक की बात करते हैं। इनकी डिटेल मैंने यहाँ पे स्लाइड पे नहीं लिखी, डिटेल इनकी आपके नोट्स में अवेलेबल है, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बजटरी स्लैक क्या होता है? स्लैक से मुराद होता है सरप्लस। इसका अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की तरफ जाएं तो स्लैक से मुराद होता है सरप्लस। अब यहाँ पे बजटरी स्लैक से क्या मुराद है? अगर आपको याद हो, हम शुरू जब की थी बजटिंग पे डिस्कशन, तो मैंने कहा था बजट आपके प्लान टारगेट्स होते हैं, और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इन टारगेट्स के अगेंस्ट मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल, टारगेट है मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट 2.5 kg, ये टारगेट है जो बजट में सेट किया गया। और उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तो
मटेरियल प्रोडक्शन वर्कर ने एक्चुअली कितना कंज्यूम किया, क्या वो 2.5 से ज्यादा था या कम था? अगर तो कम था उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, अच्छे बोनस मिलेंगे। अगर ज्यादा था तो उसकी खिंचाई होगी कि तुमने टारगेट से ज्यादा मटेरियल क्यों कंज्यूम किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और अल्टीमेटली खिंचाई होगी अगर वर्कर की नेग्लिजेंस पाई गई। बजटरी स्लैक क्या है कि एम्प्लॉइज बजट प्रोसेस बनाने में इन्वॉल्व है, उनको पता है इस बजट के अगेंस्ट मेरी ही परफॉर्मेंस जज होनी है, तो वो क्या करते हैं, वो बजट टारगेट्स में स्लैक बिल्ड कर लेते हैं। स्लैक बिल्ड करने से मराद वो मटेरियल का टारगेट ही 2.5 की जगह 2.6 केजी कोशिश करेंगे किसी तरह रखा जाए, क्योंकि जो टीम है प्रोडक्शन की वही बजटिंग में इन्वॉल्व है, तो वो बजट टारगेट्स में स्लैक सरप्लस कुशन बिल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा इनएफिशिएंसी का कहना चाहिए कि भाई हमसे थोड़ी सी इनएफिशिएंसी भी हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट ना हो, हमारी परफॉर्मेंस में वो इनएफिशिएंसी रिफ्लेक्ट ना हो, तो टारगेट 2.5 की जगह 2.6 पर रख दिया जाएगा। इस तरह लेबर टाइम 1 आवर की जगह 1.2 आवर रख दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड बजटरी स्लैक। के टारगेट सेटिंग में जो मैनेजमेंट टीम है वो स्लैक बिल्ड कर लेती है, वो कुशन रख लेती है अपनी इनएफिशिएंसीज को कवर करने के लिए। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। एज अ हमें ये क्यों बताया जा रहा है कि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाअल्लाह जब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो सून वी विल बी लीडिंग दिस प्रोसेस, और जब इस प्रोसेस को हम लीड कर रहे होंगे तो वी शुड नो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं हमारी टीम की तरफ से जो इस बजटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एक और बिहेवियर आता है जी डिसफंक्शनल बिहेवियर। डिसफंक्शनल बिहेवियर के लिए मैं आपसे अगर पूछूं तो आपने एक टर्म शायद अपनी बीएमबीएस में पढ़ी हो, गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस की एक टर्म आपने पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है जी गोल कॉन्ग्रुएंस? क्या ये टर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है जी? यस या नो बताइए ताकि मैं सोचूं मुझे इस पे टाइम लगाना है या आगे चलना है। जी पढ़ी हुई है, वेरी गुड। अच्छा, तो डिसफंक्शनल बिहेवियर तब आता है जब इदारे का गोल और एम्प्लॉय के गोल फर्क हो जाए, और ये फर्क हो सकते हैं। जैसे इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गोल कॉन्ग्रुएंस। मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो। गोल कॉन्ग्रुएंस से मुराद है इदारे जो एक इदारे की टीम है, वर्कर्स की टीम है और एक कंपनी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही टारगेट की तरफ एफर्ट कर रहे हैं तो ही ऑब्जेक्टिव हासिल हो पाता है। अगर दोनों के गोल्स, मैनेजमेंट के और कंपनी के गोल्स डिफरेंट है तो वो टारगेट हासिल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे शेयर करूं कि कंपनी की जो कंपनी के जो सीईओ हैं जो टॉप पे बैठे हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका गोल है कि कंपनी शुड इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट रेंज नेक्स्ट ईयर। वो चाहते हैं कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाए, अगले साल R&D करके कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। जैसे ये कंपनी का गोल है। अब हम सबको पता है जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो इनिशियली नई प्रोडक्ट पे मे बी कुछ नई प्रोडक्ट पे लॉसेस आते हैं या लोअर प्रॉफिट्स होते हैं, ग्रेजुअली वो प्रॉफिट्स में आती है। अब कंपनी का गोल है कि हमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए अगले साल ताकि हमारी प्रोडक्ट रेंज बढ़े और अब उससे अगले सालों में हम एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कंपेटिटर के तौर पे लीड करें। दिस इज द कंपनीज गोल। लेकिन एम्प्लॉइज जो बजट बनाने में इन्वॉल्व हैं उनका गोल फर्क हो सकता है। कैसे? उनका गोल इसलिए फर्क हो सकता है कि कंपनी की जो एम्प्लॉइज की इंसेंटिव की पॉलिसी है वो कहती है कि जी कंपनी के मैनेजर्स को बोनस मिलेगा जो वो डिपेंड करेगा कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। इसका मतलब फिर एम्प्लॉइज का गोल क्या हो गया कि कंपनी के प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि जितना ज्यादा मुनाफा हो उतना ज्यादा हमें बोनस मिल सके। अब ये देखिए दोनों के गोल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इसका हम कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं एग्जिस्ट कर रही। कंपनी जा रही है मैं प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाऊं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करूं,
लेकिन एम्प्लॉइज को पता है कि नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से तो प्रॉफिट्स कम आएंगे नई प्रोडक्ट के। अगर हम पुरानी प्रोडक्ट को ही ज्यादा बेचें तो कंपनी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। तो एम्प्लॉइज चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स की तरफ जाएं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा बोनस बने। उनको पता है नई प्रोडक्ट लॉन्च करने में प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, उनका बोनस अगले साल ड्रॉप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिसफंक्शनल बिहेवियर। एम्प्लॉइज जो बजट सेट करने में इन्वॉल्व हैं, दे मे फॉलो अ टारगेट which may not be matching with the company's goals. This is called dysfunctional behavior कि कंपनी के टारगेट्स कुछ और, एम्प्लॉइज के टारगेट्स कुछ और उसके हिसाब से इश्यू आ जाता है। तो ये गोल, ये हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉइज जब बजट सेट कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करनी है वो अपने फायदे के लिए टारगेट सेट करें, वो टारगेट सेट करें जिनमें उनको ज्यादा फायदा हो। तो हमने ये इंश्योर करना होगा एज अ टीम लीडर, एज अ मैनेजर, कि भाई एम्प्लॉइज का फायदा नहीं, कंपनी का फायदा पहले आएगा और कंपनी के फायदे में एम्प्लॉइज का फायदा हमें पैदा करना है ताकि गोल कॉन्ग्रुएंस आ सके। अच्छा जी, तीसरी हेडिंग यहाँ पे बजटरी स्टाइल्स की बात है कि बजट बनाने के दो अंदाज हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर एस्पेक्ट्स। इसको देखें, एक इम्पोज स्टाइल है, एक है इम्पोज स्टाइल आपका, और एक है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इम्पोज स्टाइल को टॉप डाउन बजटिंग भी कहा जाता है। मतलब टॉप डाउन बजटिंग या इम्पोज स्टाइल क्या है कि टॉप मैनेजमेंट, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो सीएफओ या डायरेक्टर्स हैं, वो बजट बनाएंगे बंद कमरे में बैठ के, और वो बजट टारगेट्स हैं एम्प्लॉइज के हवाले कर दिए जाते हैं, लोअर लेवल टीम के हवाले कर दिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं जी टॉप मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दिया टारगेट बना के कि भाई ये आपके टारगेट है, इनको हासिल करें। वेयरएज पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग क्या है, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, कि नीचे लोअर लेवल टीम को, ऑपरेशनल टीम को ये ड्यूटी असाइन की जाती है कि आप बजट प्रिपेयर कीजिए और आप बजट प्रिपेयर करके सबमिट करें टॉप मैनेजमेंट को। रिव्यू एंड अप्रूव टॉप मैनेजमेंट ने बजटिंग कमेटी में ही करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल में लोअर लेवल एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन, लोअर लेवल मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन भी आ जाती है। इन दोनों स्टाइल्स के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे अगर हम पहले एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं पार्टिसिपेटिव के, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, यही हेडिंग डिसएडवांटेजेस हैं इम्पोज स्टाइल पे। ये दोनों अंदाज में डिस्कस किया जा सकता है। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्पोज स्टाइल है, एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव बजटिंग है। क्विकली गो थ्रू करते हैं। जब पार्टिसिपेटिव बजटिंग चल रही है तो इसमें हम कहते हैं कि जी इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ टीम, क्योंकि टीम खुद टारगेट सेट कर रही है। और जब आप अपना टारगेट खुद सेट करते हैं तो जनरली इट इज सीन कि वन शुड बी मोटिवेटेड इन अचीविंग दैट। तो ये इंक्रीज मोटिवेशन इससे आती है। और इसी का अगर हम इसको इस रेफरेंस से डिस्कस करना चाहें तो हम कहेंगे कि भाई अगर हम इम्पोज स्टाइल पे जाएंगे तो देयर विल बी लोअर मोटिवेशन, लेसर मोटिवेशन इन द मैनेजमेंट टीम। तो उसको, इसी पॉइंट को हम डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्ट स्टाइल के। एडवांटेज नंबर 2, पार्टिसिपेटिव का बेटर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल टीयर्स। टीयर्स हमारा रैंक्स। जब तमाम रैंक्स के एम्प्लॉइज बजटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो जनरली एम्प्लॉइज के पास टोटलिटी में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज ऑपरेशन ज्यादा होती है बनिस्बत एक टॉप मैनेजर के। टॉप मैनेजर को सिर्फ इदारे का ओवरव्यू, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट पता होगी, लेकिन उसकी बारीकियां, कितना टाइम, क्यों, क्या इंप्रूवमेंट का रूम है, मटेरियल पे क्या वेस्टेज है, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है, बारीकियां जो है वो एम्प्लॉइज को, निचले लेवल के एम्प्लॉइज को पता होती हैं। तो जब हम निचले लेवल एम्प्लॉइज को शामिल करते हैं बजटिंग प्रोसेस में तो बेहतर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और हम बेहतर अंदाज में टारगेट सेट कर पाते हैं। लीड्स टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनरशिप ऑफ द टीम। बजट जब टीम खुद बनाती है तो वो सारे कंपनी के टारगेट्स को, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को बेहतर अंदाज में समझती है और फिर इन टारगेट्स को ओन करते हैं वो, कि जी चूंकि हमने खुद टारगेट सेट किया है सो वी मस्ट अचीव दैट। ये जनाब हमारे पार्टिसिपेटिव स्टाइल बजटिंग के कुछ फायदे हैं और कुछ इसके नुकसान डिस्कस कर लेते हैं जो कि एडवांटेजेस बन जाएंगे आपके इम्पोज स्टाइल के। मे रिजल्ट इन पुअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू लो लेवल एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट।
क्योंकि अब लो लेवल एम्प्लॉइज के हवाले आपने कर दिया बजट बनाना, मतलब मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर लेवल के लोग इस पे इन्वॉल्व हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स के, तो चांसेस हैं कि वो कोई गलत फैसला कर लें। फॉर एग्जांपल हम टारगेट सेट कर रहे हैं कि हम अगले साल कितने यूनिट्स बनाएंगे, सपोज हमें आगे डिसीजन मेकिंग में हम जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे किस तरह के फैसले किए जा सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारे पास एक ऑप्शन कंपनी के पास एक है अवेलेबल। फॉर एग्जांपल कंपनी ये पेन बनाती है, अगर इस पेन की ये जो रेड टिप है, ये भी कंपोनेंट हमारी फैक्ट्री में बनता है। हमारे पास एक वेंडर आया है, उसने कहा जी ये रेड टिप्स आप मुझसे बनवा लें, मैं आपको 2 रुपए पर यूनिट बना दूंगा। अगर डायरेक्टर इस फैसले को रिव्यू करते तो वो फैसला करते यार हमें बाहर से ये 2 रुपए का मिल रहा है, इंटरनली ये जो डिपार्टमेंट हमारा चल रहा है ये तो 4 रुपए पर यूनिट कॉस्ट कर रहा है, तो अगर हम ये डिपार्टमेंट बंद कर दें तो 4 रुपए पर यूनिट सेव करेंगे और बाहर से खरीद लें 2 रुपए पर यूनिट में मिल जाएगा। टॉप मैनेजमेंट सोचती तो उसको इस तरह सोचती, लेकिन वर्कर जब प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे वो क्या सोचेंगे, भाई डिपार्टमेंट बंद करेगा तो हमारे साथी 10 साथी फारिग हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो भाई ये फैसला नहीं करना। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे पुअर डिसीजन मेकिंग आ सकती है जो कंपनी के फायदे में शायद ना हो। फिर लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, ये मैं ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं डिसफंक्शनल बिहेवियर में, कि जब लो लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी तो वो टॉप मैनेजमेंट का जो गोल्स हैं उनसे हो सकता है अवेयर ना हो, वो अपने छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनकी बात करें, तो ये डिसफंक्शनल बिहेवियर या गोल कॉन्ग्रुएंस में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ सकता है। और फाइनली इसका ड्रॉबैक पार्टिसिपेटिव स्टाइल का क्या है कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट अपना कंट्रोल लूज करे बजटिंग प्रोसेस पे, तभी लो लेवल मैनेजमेंट बजटिंग प्रोसेस को लीड कर पाएगी। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू लूज कंट्रोल, कंट्रोल छोड़ना किसी एक प्रोसेस पे बड़ा मुश्किल होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। अलॉन्ग विद अदर ड्रॉबैक्स ये भी मसला है कि टॉप मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होगा कि वो डेलीगेट कर सकें बजटिंग का प्रोसेस लोअर लेवल टीम को। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू डेलीगेट दिस जॉब। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? बजटिंग का चैप्टर हमारा कंप्लीट है जी। यहाँ पे वी आर डन विद दिस। हमने काफी इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे हैं, हमने इलस्ट्रेशन भी काफी देखी हैं कंप्रीहेंसिव। बाकी इसमें मजीद काफी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो आपकी होम असाइनमेंट है, आप सारे क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन योर ओन। एक एक दो मतलब मे बी वन क्वेश्चन आ डे या अल्टरनेट डे पे एक एक क्वेश्चन करके बाकी क्वेश्चन भी आप कीजिए। पीएनएल भी हैं, बजट कैश बजट के क्वेश्चन भी हैं, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगाइए। 2 घंटे क्वेश्चन पे लगते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए और उस पर सिर खपाई थोड़ी सी कीजिए ताकि आपको पढ़ने की और सोचने की आदत बने। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बजटिंग का एरिया हमारा क्लोज। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो एरिया अब कवर करेंगे चैप्टर 7 एंड 8 है जी। वो चैप्टर 7 8 मिला के एक टॉपिक बनता है बेसिकली। चैप्टर 7 हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और चैप्टर 8 हमारा वेरियंस एनालिसिस का है। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये हमारा एक ही टॉपिक है जो बनता है। और वो टॉपिक हमारा ये जी ग्रिड है, इसका पास्ट ऑफ एनालिसिस इसमें आ रहा है। ये हमारा कॉस्टिंग सिस्टम का एक ग्रिड था, ये उस टॉपिक उस ग्रिड में ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आता है। इसमें से ऑलरेडी हम मार्जिनल अब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से आता रहा है इस एरिया में से, या प्रोसेस कॉस्टिंग से आता रहा है, और उसके बाद दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस का एरिया जिससे सवाल आता रहा है। एक्सेप्शन एक दफा रही है, ये टारगेट कॉस्टिंग का एक चैप्टर है, ये हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद इस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे। तो जब हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि पिछली 5 अटेम्प्ट में मार्क्स जिन चैप्टर से आए हैं वो हमारे कवर हो चुके होंगे। ये 2 चैप्टर्स जो हैं ये बड़े बेसिक से आसान से चैप्टर हैं इनको, और अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो
तो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर जो यूजुअली बिल्कुल होते हैं, जिनका हमारे किसी मेन चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको मैं पेंडिंग रखता हूँ एंड के लिए। ये गालिबन आखिरी 1-2 लेक्चर में हम ये कवर 2 चैप्टर कर रहे होंगे, ठीक है। और इस पे आप देख रहे हैं एग्जाम इंपॉर्टेंस भी इनकी बहुत कम है, बड़ा लेस इनकी अपीयरेंस है एज सच फुल टॉपिक के तौर पे। अब्दुल्ला पूछा जी, लास्ट अटेम्प्ट में बजटिंग में किस क्वेश्चन से एग्जामिनर ने पूछा था? अब वो मेरे जहन से अब्दुल्ला इस वक्त निकल गया है क्या पूछा था। मैं जब चैप्टर शुरू करता हूँ तब मैं बता देता हूँ, इस वक्त मेरे जहन में मुझे क्वेश्चन पेपर दोबारा देखना पड़ेगा, तो वो मैंने देखना है, आप देख लीजिए, एक ही बात है। वो पीएनएल था या कैश बजट था, वो आप खुद ही देख लीजिए। मेरे साथ पास इस वक्त सामने मेरे पास पेपर नहीं है। किसी बच्चे को पता है तो बता दे। ले जी, एमन ने बताया पीएनएल था लास्ट टाइम में। अच्छा जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट पेपर एनालिसिस आप देख रहे हैं कि पिछली 4 अटेम्प्ट में तो कंसेक्टिव इसमें से क्वेश्चन आया है। दिस वाज द एक्सेप्शन, जिसमें एक छोटा सवाल था, और एक ये अटेम्प्ट ऑटम 18 की थी जिसमें ये टेस्ट नहीं हुआ। ये बड़ी रेयर ओकेजन होता है जहां पे हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे क्वेश्चन ना आए। कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है जब वो टेस्ट नहीं होता, और सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आप दे रहे हैं पिछली 5 में से 4 में आया है। ये भी रेयर साइट होती है जब क्वेश्चन इस एरिया पे टेस्ट ना हो। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं हर अटेम्प्ट में इसमें से सवाल आएगा। सवाल बेसिकली तो वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर से होता है, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस हैक होता क्या है, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली टर्म जो हम सीखते हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटर्मिन्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है, या कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन है, या कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग अ सर्विस है अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो एस्टिमेटेड या इसको प्री डिटर्मिन्ड कह लीजिए कॉस्ट है। ये कॉस्ट पर यूनिट हो सकती है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस हो सकती है, और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन हो सकती है, खास एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अच्छा यहां पे मैं बिल्कुल शुरू में क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आगे चलेंगे स्टूडेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। बजट यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पे ये फर्क क्लियर हो जाता है। बजट हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट इज अ कंप्लीट, इट इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट जिसमें फंक्शनल बजट्स होते हैं, जिसमें पीएनएल होता है, जिसमें बैलेंस शीट होती है, जिसमें कैश बजट होता है। दिस इज बजट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की मैंने डेफिनेशन ही क्या बताई कि प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ सर्विस, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट पर एक्टिविटी। तो वो वहां पे बजट कंप्लीट पीएनएल है, कंप्लीट बैलेंस शीट है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, ये चीज आप कनेक्शन दोनों का देख लीजिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट आप प्रोडक्ट की बनाते हैं, बजटिंग में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो यही स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। तो बजटिंग में, बजट बनाने में जो कॉस्ट पर यूनिट इस्तेमाल की जाती है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डिराइव की जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट साल के शुरू में एस्टिमेट कर ली जाती है, और ये कॉस्ट हमारी टारगेट कॉस्ट होती है, जिसको हम बजट प्रोसेस में जब प्रोडक्शन कॉस्ट बना रहे हैं कि जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपको पता है यूनिट सोल्ड इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट वहां पे ली जाती है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ली जाती है। तो आई होप
कि आपको बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल अलग-अलग क्रिस्टल क्लियर अब नजर आने चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन बजटिंग प्रोसेस में यूज की जाती है, बट बजटिंग इज अ बिगर पिक्चर। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? सबसे पहले तुमने कहा जी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? एक टारगेट कॉस्ट है, एक यूनिट कितने का बनना चाहिए। आगे चल के इसकी डिटेल पे हम बात करेंगे, मजीद बात होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, वेरियंस एनालिसिस के ऊपर काफी हमारी डिस्कशन चलनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की होगी मटेरियल 2 kg 5 रुपए के हिसाब से 10 रुपए, लेबर 3 आवर 4 रुपए के हिसाब से 12 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 3 आवर 2 रुपए के हिसाब से 6 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड ये मशीन आवर पे लेट्स अज्यूम अब्जॉर्ब होते हैं, तो 1.5 आवर इंटू 2 रुपए, ये 3 रुपए। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। 22 और 9 31। साल के शुरू में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना ली जाती है जो कि फिर बजटिंग प्रोसेस में एट द कॉस्ट पर यूनिट यूज की जाती है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक तो ना स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद आ जाइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम जस्ट लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हम रिकॉल करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है कि इन्वेंट्री should be valued at full production cost। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहती है? इन्वेंट्री should be valued at marginal या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? all units of product are recorded at standard cost। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम यूनिट्स को एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम यूनिट्स को एक्चुअल टोटल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब हमारे एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी सारे एक्चुअल कॉस्ट होती हैं। वहां पे हम कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल लेते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्चुअल पे करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? कभी आपने एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे तमाम प्रोडक्ट्स को रिकॉर्ड करें। जितनी भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप, उनमें मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, उनमें लेबर कंज्यूम हो रहे हैं, उनमें ओवरहेड अब्सॉर्ब हो रहे हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड है, सबको आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। मतलब मटेरियल की कंजम्पशन आपने चार्ज करनी है वर्क इन प्रोसेस को, एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज ना करें, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चार्ज करें। लेबर की कॉस्ट चार्ज करनी है आपने, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट वेजेस करनी है, तो भाई वर्क इन प्रोसेस को डेबिट एक्चुअल कॉस्ट ना करें, स्टैंडर्ड कॉस्ट करें। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि खैर ये नीचे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल दोनों अप्रोचेस को चला सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट को फॉलो करें या हम स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट को फॉलो करें। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड एब्जॉर्ब मार्जिनल कॉस्ट है और ये स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट है। ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल आ रही है 31, तो टोटल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है। अगर हमसे कोई पूछे जी स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो वो भाई ये है। कोई पूछे स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या है, तो वो 31 है। स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 28 है, सॉरी स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट 28 है, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 31 है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है? एस्टिमेटेड प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कि भाई एस्टिमेटेड प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेटेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल। और स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है? प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट कैलकुलेटेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है?
उस पर बात होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है उस पर हमने बात की। तमाम वर्क इन प्रोसेस को प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चार्ज की जाएंगी और तमाम इन्वेंट्री भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है। अब जब पीएनएल बनाएंगे उसमें जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की, फिनिश गुड्स की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में जब पीएनएल बनता है तो इन्वेंट्री वैल्यू भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे की जाती है। अब यहां पे एक इशू आ गया कि भाई हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पे प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की, एक्चुअल खर्चे जो हम कर रहे हैं, कैश पेमेंट जो कर रहे हैं, कॉस्ट, वो तो कुछ और है। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे हमने पीएनएल बना छोड़ा है, एक्चुअल कॉस्ट हमने कुछ और इनकर किया, इनका डिफरेंस कहाँ गया? तो ये आता है जी यहाँ पे जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट में, उसको आप वेरिएंसेस के तौर पे मेजर करना सीखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में हम यही पढ़ते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारी हमने रिकॉर्ड कर ली अपने सिस्टम में और एक्चुअल कॉस्ट जो हमने इनकर की है वो भी सिस्टम में रिकॉर्ड हुई हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है इसको हम कैसे रिपोर्ट करें? तो डिफरेंस को था वेरिएंसेस रिपोर्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और इसको फिर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। वेरिएंसेस बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, स्टाफ की परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक टूल बन जाते हैं। एक तो बजटिंग है ना, एक ओवरऑल टूल है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंसेस हैं ये बड़े माइन्यूट टूल्स हैं, बड़ी बारीकी से स्टाफ की परफॉर्मेंस को प्रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आइडिया, डिटेल तो इसकी डिस्कस करेंगे हम वेरिएंस एनालिसिस में जाके। हमने मटेरियल की कॉस्ट का अंदाजा लगाया हुआ 10 रुपए पर यूनिट, ये स्टाफ को टारगेट दिया हुआ था। एक्चुअल कॉस्ट जब आई उसको रिकॉर्ड किया गया तो वो निकली जनाब 2.1 kg इंटू 6, ये कितना बना जी? 12.6 kg शायद, ऐसा ही है, 12.6 रुपीज पर यूनिट। अब एनालिसिस क्या किया जाता है कि भाई हमने तो टारगेट रखा था मटेरियल 10 रुपए पर यूनिट लगेगा, 2 kg 5 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे केजी भी ज्यादा लगे और पैसे भी ज्यादा लगे, टोटल कॉस्ट 10 की जाए 12.6 लगे। अब ये परफॉर्मेंस का एनालिसिस है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है? 2 की जगह 2.1 kg लगाने वाला कौन है? प्रोडक्शन वर्कर, उसने शायद वेस्टेज ज्यादा कर दी है। 5 की जगह 6 रुपए का मटेरियल खरीदने वाला जिम्मेदार कौन है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, उनने शायद मटेरियल महंगा खरीदा है। ये जो 2.6 रुपए का वेरिएंस आया है इसके जिम्मेदार यहां से जो नजर आ रहा है 2 लोग हैं, एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट, एक सॉरी मटेरियल है, एक आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये 2 डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। ये इस 2.6 रुपए का जो नुकसान हमारा हुआ है इसके जिम्मेदार, इनसे इन्वेस्टिगेट की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि भाई क्यों महंगा खरीदा मटेरियल आपने, भाई क्यों आपने वेस्टेज ज्यादा की, और जो कॉजेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें हमारे सामने आएंगी उसके मुताबिक हम स्टाफ को अप्रेज करेंगे। परफॉर्मेंस अच्छी है अप्रिशिएट करेंगे, परफॉर्मेंस बुरी है तो उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको वॉर्न करेंगे। जी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैं दोबारा बोल लूं, वर्क इन प्रोसेस को जहां पे कॉस्ट डेबिट करना, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमने बनाना सीखा है, ठीक है जी। तो वर्क इन प्रोसेस में अभी तक हम क्या करते आए थे? एक्चुअल कॉस्ट डेबिट करते थे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? वर्क इन प्रोसेस को डेबिट स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन पीएनएल में स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने सारा पीएनएल स्टैंडर्ड पे बना लिया, सारी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड पे रख ली, खर्चा तो सारा एक्चुअल किया है, उसका जो डिफरेंस आता है उसको एज अ वेरिएंस एनालिसिस आप मेजर कर लीजिए और वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, 2.6 रुपए का वेरिएंस आ रहा है, ये विद इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दीजिए जी आपकी नजर में कौन कितना कसूरवार है। आपको नजर आ रहा है यहाँ से कि अभी कंजम्पशन 0.1 kg पर यूनिट ज्यादा हुई है और मटेरियल 1 रुपया पर केजी ज्यादा खरीदा गया है। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों डिपार्टमेंट इसके जिम्मेदार हैं। मजीद आगे चल के जब हम वेरियस एनालिसिस के चैप्टर पे आएंगे मजीद बातें इस पे करेंगे जी। एनी क्वेश्चन?
और ये भी मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी ली जा सकती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी ली जा सकती है। और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है इट फॉर्म बेसिस फॉर द बजटिंग, ये बजटिंग का फाउंडेशन बनाती है। बजटिंग में जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ड्राइव की जाती है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। जी कोई सवाल? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब यूज की जाती है? हर इदारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज नहीं कर सकता, मुश्किल होता है करना। यूजुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे इदारे यूज करते हैं विच प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, स्टैंडर्ड यूनिट्स विच आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करती हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट जो आप रिपीटेडली बना रहे हैं ना, आप उसी का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं और फिर उसी की एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड से मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजाइनर फर्नीचर वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहां पे तो एक फर्नीचर जो बनता है वो दोबारा रिपीट ही नहीं होता, वो तो कस्टमर डिमांड पे उससे डिजाइन एग्री करके फिर बनाया जाता है। तो एक फॉर एग्जांपल सोफा सेट आपने बनाया खास डिजाइन का, अब वो डिजाइन दोबारा रिपीट ही नहीं होना, तो इसलिए उस डिजाइन की स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सेट नहीं कर सकते। तो शायद फर्नीचर वर्कशॉप जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो नहीं कर पाएगी। लेकिन आप एक ऐसी फर्नीचर वर्कशॉप में है जहां पे क्लासरूम चेयर्स बनती हैं स्कूलों के लिए, तो भाई वो तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही होती हैं और बल्क क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बन रही होती है, तो वहां पे स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कब की जाएगी, किस तरह के इदारों में की जाएगी, पहले हमने ये बात की। और दूसरी बात हम ये पहले कर चुके हैं कि हम एक्चुअल रिजल्ट्स को और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को कंपेयर करके वेरिएंसेस बनाते हैं, और उन वेरिएंसेस में जो हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के थ्रू वो वेरिएंसेस मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, वेरिएंसेस आए, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल फॉलो किया। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल पता है जी किसी को? ये एक रिपोर्टिंग का रूल है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये टर्म पड़ी भी है। जी बताइए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की टर्म पड़ी है, यस या नो भाई? नहीं पड़ी। अच्छा जी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? इसको रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। कि आप एक लेवल पे, एक टीयर पे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली यू रिपोर्ट योर परफॉर्मेंस, योर एक्टिविटीज टू द टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्या है कि भाई आप अपनी हर एक्टिविटी को टॉप मैनेजमेंट को नहीं बताते, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता छोटे छोटे इश्यूज में जाने का। तो फॉर एग्जांपल, हम यहां पे कह रहे हैं कि हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे मटेरियल में क्वांटिटी और रेट में क्या इश्यूज हैं, लेबर में टाइम में और लेबर की रिक्रूटमेंट के हायरिंग की उसका जो रेट है उसमें क्या फर्क है, वेरिएबल ओवरहेड में इसी तरह टाइम आवर, फिक्स्ड ओवरहेड में टाइम आवर, हम हर लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन हम हर वेरिएंस को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करते हैं। हम वो पॉइंट्स जो अहम हैं मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ वो रिपोर्ट करते हैं। जो पॉइंट्स हम खुद अपने तौर पे मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम अपने तौर पे एड्रेस कर सकते हैं, वो हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ वही इश्यूज उनके नोटिस में लाए जाएं जिसमें हमें टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट और हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, उनकी कोई गाइडेंस चाहिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल क्या है कि वे मैनेजमेंट के पास हर छोटे मसले के बारे में अच्छा या बुरा सुनने का टाइम नहीं होता। उनको एक्सेप्शनल जो इश्यूज हैं उन पे आप रिपोर्ट कीजिए। हर छोटा मोटा इशू आप टॉप मैनेजर्स के नॉलेज में नहीं लाते, कोशिश करते हैं मैक्सिमम इश्यूज अपने पास मैनेज करें। कोई बहुत अच्छी एक्सेप्शनल अच्छी बात है वो मैनेजमेंट से शेयर कर लें, कोई एक्सेप्शनल बुरी बात है वो मैनेजमेंट से शेयर कर लें। एवरेज अच्छी बातें हैं खुद अप्रिशिएट कर दें टीम को, एवरेज बुरी बातें खुद कंट्रोल कर लें टीम को नीचे अपने। टॉप मैनेजमेंट को हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री टाइम, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है।
आपके जो ऊपर मैनेजर बैठा होगा वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा होगा, आपके अलावा 4 और मैनेजर्स को भी देख रहा होगा, उसने 4 लोगों से रिपोर्टें लेनी है। तो हर मैनेजर उसको अगर अपने पूरे 100% चीजें रिपोर्ट करना शुरू कर देगा तो जो आपका मैनेजर है उसके पास, जो आपका सुपरवाइजर, उसका टाइम इतना नहीं होता। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब यूज की जाएगी? हमने कहा जी हम यूज करेंगे जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनती हैं, रिपीटेड प्रोसेस प्रोडक्शन होती है, और जहां पे मैनेजमेंट एक्सेप्शन को फॉलो करना है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक अहम चीज होती है स्टैंडर्ड की सेटिंग कि स्टैंडर्ड सेट कौन करता है। जैसे मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक ब्रीफ सा डाटा शेयर किया, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। जैसे ये मटेरियल की क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है, ये लेबर के टाइम का स्टैंडर्ड है, ये मटेरियल की प्राइस का स्टैंडर्ड है, ये लेबर के रेट का स्टैंडर्ड है, एंड सो ऑन। स्टैंडर्ड सेटिंग हर लेवल पे की जाती है। तो ये स्टैंडर्ड सेट करना किसकी जिम्मेदारी है? रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर सेट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेट करेगा। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सेट करता है। लेबर टाइम पर यूनिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेट करेगा। लेबर रेट पर आवर एचआर डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट में है वो सेट करेगा। ओवरहेड पर आवर शायद ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके देगा। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो स्टैंडर्ड सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड सेट किया कैसे जाता है उसकी एक ब्रीफ सी मैं अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूं। स्टैंडर्ड सेटिंग की कैसे जाती है? फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल यूजेज पर यूनिट का स्टैंडर्ड सेट करना है, तो इसके लिए अगर तो आप कोई पुरानी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पुरानी प्रोडक्ट चला रहे हैं, तो 5 डाटा ले सकते हैं। नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिजाइन को स्टडी कर सकते हैं, वहां से पता लग जाएगा आपको स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट कितना लगना चाहिए। बेटा अब्दुल्ला बुखारी, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन मुझसे प्राइवेटली ना पूछा करें ताकि हर बच्चे को क्वेश्चन नजर आ जाए, और जब मैं जवाब दूं तो मुझे सवाल ना पढ़ना पड़ा करे। ये कल भी इस पे काफी दफा बात हो चुकी है, तो काइंडली सीखा कीजिए, जब एक तक बात सिखा दी जाए उसको तवज्जो से सुना कीजिए, उसको सीखा कीजिए, अप्लाई किया कीजिए उसको। इट इज अ वेरी बेसिक और सिंपल सी बात है जिसमें आपने क्वेश्चन, मैंने कहा कि एवरीवन से क्वेश्चन किया करें ताकि हर बच्चे को क्वेश्चन समझ आए। अब्दुल्ला ने क्वेश्चन पूछा है सर ये एवरी ईयर के लिए न्यू स्टैंडर्ड सेट किया जाता है? बिल्कुल हो सकता है। हर साल आप अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हर साल नया स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ऑलरेडी अगर आप स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट ऑलरेडी आप अपनी बेस्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप समझते हैं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, इसी टारगेट को मेंटेन कर लें तो काफी है, तो फिर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पिछले साल के स्टैंडर्ड को ही कैरी कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी यूजेज पर यूनिट का स्टैंडर्ड कैसे लाया जाएगा? नई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डिजाइन स्टडी कर लो, पुरानी प्रोडक्ट है तो पास्ट डाटा स्टडी कर लो। लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड कैसे लिया जाएगा? पुरानी प्रोडक्ट है तो पास्ट डाटा स्टडी कर लो, नई प्रोडक्ट है तो टाइम एंड मोशन स्टडी कर लो। टाइम एंड मोशन स्टडी होता है कि आप प्रोडक्ट के एक डिजाइन के मुताबिक आप देखते हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जो लेबर को लेने पड़ेंगे, और ये डिफरेंट स्टेप्स शायद हमने कोई पुरानी प्रोडक्ट एक्स बनाई थी, प्रोडक्ट वाई बनाई थी, उसमें भी यूज हुए थे, तो इन स्टेप्स का टाइम वहां से निकाल लें, उन स्टेप्स को कंबाइन करें तो हमारी नई प्रोडक्ट का टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड मोशन स्टडी की जा सकती है। पुरानी सिमिलर जॉब से आइडिया लिया जा सकता है, ये नई जॉब का बात हो गया, पुरानी जॉब है तो आप पास्ट डाटा ले लें। मटेरियल प्राइस का स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा जी? पास्ट में देखें आपके पास क्या प्राइसेस थी और आने वाले साल में क्या इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइस का स्टैंडर्ड आ गया। लेबर रेट का स्टैंडर्ड सेट करना है, पास्ट देखिए लेबर रेट क्या था और उसमें एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीज की अगले साल आने वाली है। ठीक है, तो करंट जो वेज रेट है उनमें इंक्रीज डालिए, आपका नेक्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। तो दीज आर जस्ट द आइडिया, और ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन देता है कि जी पिछले साल टाइम कितना लगा था और अगले साल कितना लग सकता है, पिछले साल मटेरियल की प्राइस क्या थी, अगले साल इन्फ्लेशन कितनी एक्सपेक्टेड है। तो आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे सकता है, देता है, और आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस
स्टैंडर्ड ड्राइव करने पड़ सकते हैं? जी एनी क्वेश्चन? ड्राइविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैसे ड्राइव किया जाता है? स्टैंडर्ड ड्राइव करने की जिम्मेदारी किसकी है वो हमने यहां बात की, और ये लोग ये स्टैंडर्ड कैसे डिराइव करेंगे? जब स्टैंडर्ड ड्राइव हो जाएंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपके एम्बेड हो जाएंगे, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जब ये चले जाएंगे तो फिर आगे एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी, और फिर वेरिएंस एनालिसिस भी शुरू हो जाएगा। जब आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डेवलप कर ली तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू हो जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट जो वर्किंग प्रोसेस को चार्ज करेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। आप इन्वेंट्री जो अपने पीएनएल में रखेंगे, वैल्यू करेंगे, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय वेरिएंस एनालिसिस कि एक्चुअल खर्चा क्या हुआ, स्टैंडर्ड खर्चा क्या हुआ, वेरिएंस एनालिसिस। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेके कुछ बेसिक सी इलस्ट्रेशंस हैं ताकि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से हम जरा फेमिलियर हो लें। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, दो बेसिक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं जी यहाँ पे। ये जी इलस्ट्रेशन 1 है आपके पास पेज नंबर 305 पे, पेज नंबर 305 पे इलस्ट्रेशन 1 आपके सामने है जी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? prepare a statement, standard cost card in order to establish the standard cost of one unit of product 20K and enter the following subtotals in the card. Standard cost का अंदाजा लगाना है, वो अंदाजा जिस डॉक्यूमेंट पे हम लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कहा जाता है। प्रोडक्ट का नाम है 20K, इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है, और उसने कहा जिस कार्ड में सब टोटल दीजिएगा, स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, 3 सब टोटल उसके आपने बनाने हैं। बड़ा बेसिक सी इलस्ट्रेशन है हमारे लिए, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली, जितने टफ हम क्वेश्चन बजटिंग करते हैं, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात हो रही है तो उस टर्म के रेफरेंस से हम कुछ टर्म से फेमिलियर हो जाएं यहाँ पे, इसलिए हम इस बेसिक इलस्ट्रेशन को कर रहे हैं। क्लीम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट 20K. Information relating to this product is given below. Budgeted output for the year 1800 units. Standard details for 1 unit. Direct material, ये standard details हैं जी, ठीक है। Direct material 40 square meter at 10.6 per square meter. Direct wages bonding department में 12 घंटे 10 रुपए के हिसाब से, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 30 घंटे 5.6 के हिसाब से। बजटेड कॉस्ट एंड आवर्स पर एनम आर एज फॉलोज। ये हमारी एनुअल प्रोडक्शन का अंदाजा था, और ये हमारे ओवरहेड्स का उसने कुछ अंदाजा दिया हुआ है, और लेबर आवर्स का अंदाजा है बजटेड। वेरिएबल ओवरहेड्स बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 80,000 का खर्चा होने का अंदेशा है, और 60,000 उसमें लेबर आवर लगेंगे। फिनिशिंग में 45,000 का खर्चा लगेगा वेरिएबल ओवरहेड का, और 50,000 आवर लगेंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल 72,000 की खर्चा होने की उम्मीद है। नोट, वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड या एब्जॉर्ब यूजिंग लेबर आवर्स, एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवर्ड ऑन अ यूनिट बेसिस। वेरिएबल ओवरहेड को आपने लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है, और फिक्स्ड ओवरहेड को आपने यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है, तो बजटेड आउटपुट से एब्जॉर्ब करेंगे। रिक्वायरमेंट दोबारा देखिए, हमें प्रोडक्ट 20K की कॉस्ट चाहिए विद सब टोटल प्राइम कॉस्ट, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इसका सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेट अपने सामने ले आऊं, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। हम चैप्टर 7 पे आ चुके हैं, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ने से जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स का अंदाजा हो रहा है,
एक कॉस्ट हमारी है जी डायरेक्ट मटेरियल, फिर है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर लेकिन दो डिपार्टमेंट्स में है, एक बॉन्डिंग और एक फिनिशिंग। अच्छा, हमसे जो सब टोटल मांगे गए हैं, पहला सब टोटल है प्राइम कॉस्ट का, और प्राइम कॉस्ट होता है सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। So I think these are the two direct costs involved in the question. तो यहाँ पे हमारे पास एक सब टोटल आ गया, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमारा पार्ट वन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर इसमें अगर हम ऐड कर दें वेरिएबल ओवरहेड्स, वो भी दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक बॉन्डिंग के और एक फिनिशिंग के, तो हमारा दूसरा सब टोटल आ जाएगा विच इज स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट। और इसमें अगर हम ऐड कर दें फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, तो हमारा तीसरा सब टोटल आ जाएगा टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट इधर से पूरी हो जाती है। ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, रुपीज में हम इसको मेंटेन करेंगे। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है जरा। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल वन बाय वन देखते जाते हैं जी, हर कॉस्ट को कैलकुलेट करते जाते हैं, वर्किंग बनाते जाते हैं, वैल्यूज लाते जाते हैं अपने सामने। डायरेक्ट मटेरियल 40 स्क्वायर मीटर्स एट रुपीज 10.6 स्क्वायर मीटर। तो जनाब कितना लगा मटेरियल? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हम बना रहे हैं, तो मटेरियल लगा जनाब हमारे पास 424। 424 का मटेरियल लगा। इसके बाद आ जाते हैं जी हम लेबर पे। तो लेबर हमारे पास बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 12 घंटे 10 रुपए के हिसाब से, और फिनिशिंग में 30 घंटे 5.6 के हिसाब से। 12 घंटे 10 रुपए के हिसाब से, और फिनिशिंग में 30 घंटे 5.6 के हिसाब से। तो जनाब ये बनी 120 एंड 168। जी सम कीजिए बेटा, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है जरा, इसलिए यू हैव टू बियर विद मी। पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था अभी तक, अभी से इसने गड़बड़ करना शुरू कर दिया पेन। टोटल हुआ जी हमारा यहाँ से 712। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हम चलते हैं आगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में वो क्या कहता है जी?
कि वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब यूजिंग लेबर आवर्स। इसका मतलब इनका पहले हमें एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा? बजटेड कॉस्ट ओवर बजटेड आवर्स, यहाँ से एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा। उस एब्जॉर्प्शन रेट को लेबर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम बॉन्डिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉन्डिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट होगा 80,000 डिवाइडेड विद 60,000, ये एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। और बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के आवर्स हैं 12। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट आएगा 45,000 डिवाइडेड विद 50,000 और इसके आवर्स हैं 30। लीजिए जी, यहां से आपको वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट मिली जी। मुझे आवर्स से डिवाइड करके बता दीजिए। 80,000 divided with 60,000 into 12 is 16 और फिनिशिंग की है जी कॉस्ट 27। अब आप टोटल ले लीजिए 712 में ये दो कॉस्ट मजीद ऐड कर दें तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 755। हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ गई। अब आखिरी कॉस्ट हमारी रह गई है जो कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमने ऐड करनी है ताकि हम फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट पहुंचे। और इसके लिए उसने कहा जी ये आपने पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करनी है। तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन हमारी 1800 है तो फिक्स्ड ओवरहेड आपके आएंगे जनाब 72,000 डिवाइडेड विद 1800, ये आते हैं जी आपके 40। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज 795। इलस्ट्रेशन 1, जैसे हमसे रिक्वायरमेंट थी प्राइम कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट हमने बना के दी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे जी? एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2, वो भी बेसिक सी इलस्ट्रेशन ही है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? कैलकुलेट स्टैंडर्ड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जे एंड के। दो प्रोडक्ट्स जे एंड के, इनकी स्टैंडर्ड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बनानी है। लेट्स रीड दैट डेटा। A company manufactures two products J and K. In its first year, it budgets to make 4,000 units of product J and 2,000 units of product K. Budgeted resources per unit and costs are as follows. अच्छा, यहाँ पे तोजे कीजिएगा, एग्जामिनर अक्सर बजटेड और स्टैंडर्ड की टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बजटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज भी कहा जा सकता था, बल्कि सही वर्ड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ही था, क्योंकि जब पर यूनिट की बात की जा रही है तो वो डाटा स्टैंडर्ड ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये वर्ड बजटेड के टर्म क्यों यूज कर ली कि एग्जामिनर इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है। मतलब बजटेड क्वांटिटी पर यूनिट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट एक ही बात है, लेकिन बजटेड कॉस्ट सालाना वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सालाना के बराबर नहीं होगी। क्यों? आगे चल के इस पे बात करेंगे। लेकिन जब पर यूनिट में डाटा आएगा, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, दोनों का मतलब सेम ही लिया जाता है। लेकिन बजट की टर्म आगे आप कह सकते हैं एक्सपेंड होती जाती है। बजट कॉस्ट से फिर बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल बन जाते हैं, बजटेड सेल्स बन जाती हैं, फिर बजटेड पीएनएल बन जाता है। बजट एक्सपैंड होता जाता है और अल्टीमेटली मास्टर बजट तक पहुंच जाता है वो डॉक्यूमेंट। लेकिन स्टैंडर्ड वहीं का वहीं रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पे ही रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट पे ही रहेगी बात, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, वो स्टैंडर्ड पर यूनिट की ही बात की जाती है जब भी की जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड या बजटेड रिसोर्सेज पर यूनिट एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल वाई लगता है जे में भी, के में भी, जेड लगता है जे में भी, के में भी, और डायरेक्ट लेबर आवर्स जे और के क्या लगते हैं वो भी बता दिए गए। इनपुट कॉस्ट
रेट दे दिए उसने, वाई का रेट क्या है, जेड का रेट क्या है, लेबर का रेट क्या है। वाई जेड लेबर इस्तेमाल जे के दोनों में हो रही है, उनके रेट क्या हमें बता दिए हैं, वेरिएबल ओवरहेड का रेट भी हमें बता दिया गया है। फर्दर आगे चलें। Fixed production overheads per unit are calculated by applying a direct labor hour absorption rate. Overhead absorption rate से fixed overhead जनाब absorb किए जाएंगे to the standard labor hour per unit using the budgeted fixed production overhead cost of 240,000 for the first year. Budgeted fixed overhead 2,40,000, लेबर आवर्स की बेस पे एब्जॉर्प्शन रेट आपने निकालना है और प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करना है। अच्छा जी, इसके लिए अब हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है जिसमें जे और के की। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हम 2 कॉलम बनाते हैं के लिए, अमाउंट एंड क्वांटिटी। 2 कॉलम बनाते हैं हम जे के लिए, अमाउंट एंड क्वांटिटी। और रेट का हम एक ही कॉलम बनाते हैं क्योंकि रेट तो कॉमन है। जरा देखिएगा कैसे हम इसको लेकर चल रहे हैं इस फॉर्मेट में। ये जे है, ये के है, ये क्वांटिटी पर यूनिट है और ये रुपीस में इसकी कॉस्ट आने वाली है। ये क्वांटिटी पर यूनिट है और यहाँ पे रुपीस में कॉस्ट आने वाली है। और यहाँ पे हम रेट पर यूनिट लेंगे। ये रुपीस में रेट होगा, ये पर केजी होगा या पर आवर होगा। इसको बल्कि लेट मी पुट इट रेट पर केजी और पर आवर, वट एवर द केस इज। ठीक है, ये रुपीस में हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी। हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन हमें पता लग रहे हैं। यहां पे हम लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हमारे पास जो आ रही हैं जी एलिमेंट्स, एक मटेरियल Y है, एक मटेरियल Z है, फिर हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिर हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। और इन सब कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जे की भी और के। रेट तो ये जनाब हमें रेट्स गिवन है, वाई का 8 पर केजी, जेड का 6 पर केजी, लेबर का 40 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड का 8 पर आवर। इनको कॉपी करते हैं जी, 8 पर केजी, बल्कि ऊपर हमने लिखा हुआ है तो ये 8 है, जेड 6 है, लेबर 40 है, वेरिएबल ओवरहेड 8 है। फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, इसके लिए मैं वर्किंग वन बना लेता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें बनाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड आवर्स। कौन से आवर्स, लेबर आवर्स। और बजटेड लेबर आवर्स कैसे आते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, वो आते हैं जी बजटेड प्रोडक्शन इनटू आवर्स पर यूनिट। तो अगले साल हम कितने आवर्स काम करने का प्लान कर रहे हैं, हमने 4000 घंटे, 4000 यूनिट्स, सॉरी 4000 यूनिट्स जे के बनाने हैं जिसपे टाइम लगता है 1.5 पर आवर। फिर हमने 2000 यूनिट्स के बनाने हैं जिसपे टाइम लगता है 2 पर आवर। ये जी हमारे दोनों का सम करेंगे तो ये बजटेड आवर्स बनते हैं। तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड आवर्स, 4 और 6 10, आई थिंक इट इज 24 रुपीज पर आवर आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड का। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? OAR निकालने का तरीका हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड लेबर आवर। इस केस में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, ये बेसिक सी वर्किंग है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन चूंकि टर्म्स कुछ नहीं आ रही हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम इन बेसिक वर्किंग को भी अपने हाथ से गुजारते जा रहे हैं ताकि हम टर्म से फेमिलियर होते जाएं।
अच्छा जी, अब हम जे की कॉस्ट बनाते हैं। जे पे मटेरियल वाई लगता है 4 kg, जेड लगता है 2 kg, लेबर लगती है 1.5 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब होने हैं लेबर आवर की बेस पे, तो ये भी 1.5 आवर, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होने हैं लेबर आवर की बेसिस पे, तो ये भी 1.5 आवर। अब आप कॉस्ट निकालते जाइए। 8 इंटू 4 32, 6 इंटू 2 12, 14 इंटू 1.5 60, 8 इंटू 1.5 12, 24 इंटू 1.5 36। दीजिए जी, फुल प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए हमें। इट कम्स टू कितना टोटल आ रहा है जी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट? 152। इसी तरह आप के की क्वांटिटीज फीड करें। 3 kg of y, 6 kg of z, 2 लेबर आवर, यहाँ पे भी 2 आवर्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आवर आ जाएंगे। सेम इन्हीं रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 24, 36, 80, 16 एंड 48। इसका सम करें तो सम इज गिवन एज 204। उससे जो शेयर किया स्टूडेंट्स ने 204, ये कॉस्ट आ गई। तो ये जनाब हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई के की। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, कोई सवाल आप करना चाहें? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे हमारी थोड़ी सी डिस्कशन रहती है और 2-3 इलस्ट्रेशन मजीद हमें करनी है, वो इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। आज अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 10 मिनट रह गए हैं उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन, कल के लेक्चर से आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो उसको करते हैं। तो काइंडली आप अपने माइक ऑन करके आपको क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तो आज हमने सिर्फ तारुफ लिए है, डिटेल डिस्कशन इंशाअल्लाह हमारी कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंप्लीट करके जब हम वेरिएंस एनालिसिस पे जाएंगे तो दैट विल बी द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन रहता है। यहाँ पे तो एक तरह कह लें कि आप आधा पौना घंटा हमने आज लगाया है, आधा घंटा शायद कल लगेगा, लेकिन हम अपनी फाउंडेशन ले कर रहे हैं। एग्जाम लेवल का जो चैप्टर है हमारा वेरिएंस एनालिसिस का, उसकी डिस्कशन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म से अपने आप को फेमिलराइज कर रहे हैं। कल से इंशाअल्लाह हम एग्जाम रेलेवेंट जो ज्यादा चैप्टर है उस पर हमारी बात शुरू हो जाएगी। जी, कोई सवाल आज के लेक्चर से या कल के लेक्चर से? व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरी? अच्छा बेटा, मेरे से वो स्किप हुई है क्वेरी, मैं देख लेता हूँ किस क्वेरी का आप रेफरेंस दे रही हैं। बेटा ये इक्वेशन की आप यकीनन आप बात ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन ये इक्वेशन यू शुड एग्री, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाने की इक्वेशन है। तो ये बेटा इक्वेशन मैंने कोई नई याद नहीं की हुई थी, मैंने तो आपको वो इक्वेशन आपसे यूज की जो आपने पीएनएल में सीखी हुई है।
तो मुझे जो याद था अपने बचपन से, मैंने वही बात की कि आप कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन बनाई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेटा मुझे इसको देखने दीजिए जरा, क्या फर्क क्या है, क्योंकि इसके रेफरेंस से ऐड किया, मुझे लग रहा है शायद बेटा मेरी से टाइपो एरर हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है, क्लोजिंग माइनस होती है, यू आर राइट, ये मेरी टाइपो एरर है। पेज 237 में बेटा कोई इक्वेशन हमारे पास आ रही है बजटिंग के चैप्टर में, उसमें टाइपो हुई भी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। तो ये नोट्स में टाइपो एरर है, काइंडली इसको ठीक कर लीजिए। प्लस और माइनस के साइन उल्टे लगे हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी मिसगाइड आप हो गए। थैंक्स फॉर द पॉइंटिंग इट आउट। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल पिछले चैप्टर से या आज के लेक्चर से? ओके जी, फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंप्लीट करेंगे और वेरिएंस एनालिसिस पे बात शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।